और यहाँ पे बेटा ZNS की स्क्रीन लगाई थी, क्योंकि जब भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से डेविएट होकर के जा रहा था वहां पे एक ग्रीन कलर का स्पॉट बन जाता था। कल ही समझाया था कि बेटा वो मैटर वेव की तरह इस तरीके से ये घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट सर्कुलर मोशन उसका नहीं होता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था। फोर्स ने क्या किया था बेटा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही और बेटर वे में एग्जामिन करके एक्सप्लेन किया। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। आज बेटा मैं लेकर के आया हूं माइंड मैप एटम्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो लास्ट 2 चैप्टर्स है ना, जिसको अपन डुअल नेचर और एटम्स, यहां पे ज्यादातर थ्योरी है। तो यहां पे आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं बच्चों, वो आपको टाइप्ड फॉर्मेट में मिल रहे हैं, और जो चीज आपको याद रखनी है वो मैं एक ब्लॉक के अंदर बंद कर दूंगा। तो आप उतना स्टेटमेंट और वो जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आप उतना बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यहां से कई सारे थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं। और बेटा ये हमारा डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई एक ऐसा पार्ट है जहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते भी ज्यादा हैं। ये सिमिलर चीजें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो वहां से एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ऑलरेडी 12th जब आपने पास करी है तो बोर्ड्स के लिए इन चैप्टर्स में से खासा पोर्शन भी आया है और आप लोगों ने ध्यान भी दिया है। तो इसके बेटा नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। शुरुआत हम कहां से करेंगे बेटा, डेल्टॉन्स एटॉमिक मॉडल से करेंगे, फिर हम रदरफोर्ड पढ़ेंगे, फिर एक्सरे पढ़ेंगे, फिर मूजलेस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बेटा सबसे पहले शुरुआत की जाए डेल्टन्स लॉ से, बेटा यहां पे इन्होंने क्या बताया था कि हर एक मटेरियल बेटा किससे बना हुआ होता है, एक एटम से बना हुआ होता है। एटम बेटा हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। पर बेटा ये बात जो हो रही थी ना, ये काफी समय पुरानी बात हो रही थी। अब यहां पे अगर हम देखें तो हम इसके और छोटे पार्ट अब तक कर चुके हैं। ये बात वहां तक हो रही थी जहां तक उस टाइम पे साइंस डेवलप्ड थी। ठीक है सर, और इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये बेटा बिल्कुल बात सही है कि एटम्स के बारे में स्टार्टिंग में यही कह दिया था कि एटम बेटा ना ही तो हम बना सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ऑल एटम्स of same elements are identical physically as well chemically, whereas atom of different element are different in properties। बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहले किसका आया बेटा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में आया। उन्होंने पहला वर्ड जरूर दे दिया था एटम, पर उसके स्ट्रक्चर और बाकी चीजों के बारे में बात नहीं कही गई थी। थॉमसन मॉडल की बात की जाए तो बेटा इन्होंने ये कहा था कि हमारा जैसे वाटरमेलन का बेटा हमारा फ्रूट रहता है, तो वाटरमेलन में जहां पे सीड्स होते हैं उनको इन्होंने नेगेटिव चार्ज बोला था, और बाकी जगह क्या कहा था बेटा, पॉजिटिव चार्ज कहा था। जहां पे इन्होंने ये कहा था कि नेगेटिव चार्ज जो है बेटा वो उस पॉजिटिव सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि ऐसा नहीं था, पर इनका ऐसा मानना था। और इसी मॉडल को बेटा प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, द एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ये तो बात पता चल गई थी कि एटम्स जो एग्जिस्ट करता है बेटा वो न्यूट्रल स्टेट में करता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इन इक्वल नंबर। तो उन्होंने कहा इक्वल नंबर है, अब हमें बस बात करनी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि एटम का जो बेटा स्ट्रक्चर है वो एक स्फीयर की तरफ है, जहां पे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है उस स्फीयर में प्रेजेंट है। और एटम जो है बेटा वो पूरा वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। और उसकी रेडियस बेटा पहली बार यहां पे बताई गई थी, जो कि बिल्कुल सही थी, 10⁻⁻10, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में भी जानते हैं। Which electrons are embedded between them, the positive charge and the whole mass of the atom is uniformly distributed। ऐसा नहीं था, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है सर, इनकी शॉर्टकमिंग क्या थी बेटा, एक तो सबसे पहला ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे, और दूसरा बेटा अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग हुई थी वो भी ये नहीं समझा पाए थे। तो ये इनके बेटा क्या आ गए थे, 2 ड्रॉबैक आ गए थे। अब यहां पे बात आती है बेटा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। तो यहां पे रदरफोर्ड, जिंजर और मार्डिसन ने बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जहां पे बेटा उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को इतने मेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी से बेटा एक्सेलरेट किया था। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये बेटा एक्सपेरिमेंट आप समझते हो, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये हमारा क्या है बेटा, सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल निकलने वाला है। लेड इसलिए निकाला क्योंकि बेटा अल्फा पार्टिकल बाकी एब्जॉर्ब हो जाए, हम एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट चाह रहे थे, इस वजह से बेटा हमने सिर्फ यहां पे स्पेस छोड़ा। यहां पे लेड स्क्रीन थे बेटा, इसके बाद हम लोगों ने देखा ये जो अल्फा पार्टिकल बेटा यहां पे गया तो उसकी स्कैटरिंग हॉरिजॉन्टल से अलग अलग एंगल पे हो रही थी, और यहां पे बेटा ZNS की स्क्रीन लगाई थी क्योंकि जब भी अल्फा पार्टिकल यहां से डेविएट होकर के जा रहा था वहां पे एक ग्रीन कलर का स्पॉट बन जाता था, जिससे कि हमें यह पता चले कि ज्यादा डेविएशन किस एंगल पे हुए हैं, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किस जगह से मिल रहे हैं। और जब ऐसा पाया तो बेटा हमने कुछ ही चीजें यहां पे कंक्लूजन पाया, वो गया था कि 1 in 8000 रिपेल बैक, मतलब 8000 में से एक आध ऐसी थी जो क्या हो गई बेटा, रिपेल बैक हो गई। इससे हमें यह पता चला कि बेटा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है, तो इसका मतलब बाकी जगह कैसा है बेटा, बाकी जगह खाली स्पेस है और पॉजिटिव चार्ज बहुत स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है, और ये अलग अलग पॉइंट पे डेविएशन हुए, कोई एंगल थीटा पे था, कोई एंगल अलग अलग एंगल थे बेटा। और यहां पे बेटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और उनका एंगल का जो रिलेशनशिप आया था बेटा वो एन थीटा इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों रिलेशनशिप है बेटा। यहां पे कॉसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, और अगर इसी को उल्टा कर दोगे तो बेटा ये एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन 4 ऑफ थीटा बाई 2। ये दोनों रिलेशनशिप है, अभी मैं दिखाने वाला हूं। तो बेटा ये इसका ग्राफ है, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये इसका ग्राफ काम में आता है। ठीक है सर, जहां पे ये एक्चुअल रिलेशनशिप आया था बेटा, आपको बाकी चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए, यहां पे सिर्फ ये एन थीटा जो है बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, बस यही आपका काम का है और कुछ भी नहीं है, यही रिलेशनशिप बेटा आपके क्या आएगा, काम आएगा। इन बाकी चीजें आपको लिखनी है तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हो, क्लियर है? हाँ सर। और यहां पे बेटा हमने ये पाया कि ये बेटा उसका और ज्यादा क्लोजर वर्जन है, जहां पे मान लो बेटा ये एरिया दिया गया है बेटा, जितने से टारगेट पास हो रहा है, तो हमारा ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, क्योंकि बेटा ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या कर रहा है बेटा, डेविएट कर रहा है। और यहां पे कई सारी चीजें ये भी नहीं समझा पाए थे कि बेटा अगर उन्होंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके क्या लगा रहा है बेटा, चक्कर लगा रहा है, तो स्कैटरिंग में ये समझाया कि बेटा इसकी एनर्जी धीरे धीरे डेसिपिएट होती जा रही है, और अगर इसकी एनर्जी धीरे धीरे डेसिपिएट होती जा रही है तो फाइनली ये कहां गिर जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और इसका बेटा एक और पार्ट हमारा जो आता है उसको अपन किससे जानते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच से जानते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं बेटा, एक अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं और हम ये देखते हैं कि वो न्यूक्लियर की मिनिमम डिस्टेंस कहां तक वो पहुंच पाया है। तो यहां पे बेटा कुछ नहीं करना होता है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² को कंपेयर करना है बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी से, दैट इज k q1 इंटू q2 अपॉन डिस्टेंस है बेटा r, और यहां से ये r डिस्टेंस मिनिमम निकल के आ जाती है कि कितना क्लोजेस्ट ये इसके पास जा चुका है। ठीक है सर, जहां पे ये R0 का बेटा फॉर्मूला है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, वैसे तो मैं मना ही करूंगा कि इक्वेशन में वैल्यू दी गई होगी, आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं। अगर मैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड की बात करूं तो सबसे पहला तो ये आया था कि बेटा ये अगर इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर गिर रहे हैं तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे। दूसरी बात कहूं बेटा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया था बेटा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा आया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिला, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिला। तो ये वो भी नहीं समझा पा रहे थे कि यार ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम किस वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बाद बेटा जो आए वो बोर्स मॉडल आए, बोर्स मॉडल या बोर्स पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। तो बोर्स ने क्या किया था बेटा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही और बेटर वे में एग्जामिन करके एक्सप्लेन किया, इसलिए बेटा बोर्स का मॉडल नहीं, कई जगह ये लिखा जाता है बोर्स पोस्टुलेट, तो उनके स्टेटमेंट्स थे। यहां पे क्या है बेटा, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस, और ये बेटा अजम्पशंस थे। पहला अजम्पशंस क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जहां पे उसकी कूलाम्स फोर्स बेटा ये वाली कूलाम्स फोर्स है, दैट इज एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसके बराबर है बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो हाफ mv² के बराबर है। पहला स्टेटमेंट ये था। और दूसरा ये था कि बेटा हर एक पॉइंट पे हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है।
क्या कंजर्वेशन है बेटा? एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू NH/2 के बराबर है। ये दो स्टेटमेंट बेटा उन्होंने बताए थे। क्लियर है? और यहीं पे उन्होंने से जब स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा गया कि यार क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि बेटा वो स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे, यहां से इन्होंने स्टेबिलिटी समझा दी। हाँ सर। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझा दिया। ठीक है सर। अब स्पेक्ट्रम कैसे समझाया? इन्होंने स्पेक्ट्रम बेटा इस तरीके से समझाया, इन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कि ये हमारे पास बेटा ये हमारे पास ऑर्बिट्स दी गई हैं, ये हमारे पास ऑर्बिट्स दी गई है, ये बीच में क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। तो अगर ये एनर्जी लेवल बेटा E1 है और ये एनर्जी लेवल E2 है, तो यहां से बेटा कोई भी एटम क्या करता है बेटा? यहां से एक्साइट होकर के अपने हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। तो यहां पे बेटा निकलने वाला जो फोटोन होता है, मतलब जो एनर्जी होती है, वो किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर होती है। और वही बेटा किसके बराबर होती है? डिफरेंस इन एनर्जी के बराबर होती है। तो ये उनके एक स्पेक्ट्रम का बेटा रीजन दिया था, जहां पे उन्होंने कहा था द फ्रीक्वेंसी ऑफ n ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज रिलेटेड बाय E2 माइनस E1, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो बेटा डिफरेंस इन एनर्जी के बराबर होता है हमारे h न्यू फोटॉन्स का निकलना। इसमें भी बेटा कई सारे ड्रॉबैक्स थे। वो क्या ड्रॉबैक्स थे बेटा? दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीमेंस्की इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाया था। दिस मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ज्यादा थे उसको हम नहीं समझा पाए थे। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज इन रियलिटी देयर इज नो ऑर्बिट। बेटा मैंने आपको कल ही समझाया था कि बेटा वो मैटर वेव की तरह इस तरीके से ये घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट सर्कुलर मोशन उसका नहीं होता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था। द इलेक्ट्रॉन is presumed to be revolving around the nucleus, whereas in reality the electrons cannot be described। बेटा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, ये इनका मेन रीजन था। अब इसी के बेसिस पे बेटा इन लोगों को अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी, और स्पेक्ट्रल लाइंस का हमारा ये वाला फॉर्मूला है। पहले इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में समझा देता हूं बेटा। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डबलेट obtained in the spectral lines. Bohr's model is a semi-quantum model. It means it includes two quantum, E and L, but unfortunately it considered the circular motion of an electron। ठीक है सर। अब यहां पे बेटा बोर्स मॉडल के मदद से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल पाए, जैसे कि उसकी रेडियस, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी। अब उसके बारे में बात करते हैं। बेटा रेडियस का आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर के बराबर। आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और उसमें भी ये याद रखना है कि बेटा जो रेडियस r होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर कोई चाहता है कि नहीं सर ये आया कैसे, तो बेटा वो भी देख सकते हैं। यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, जहां पे mvr इज इक्वल्स टू NH/2 के बराबर होता है बेटा, और यहां से हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू NH/2 इंटू m इंटू v के बराबर। फिर बेटा h प्लैंक कांस्टेंट और बाकी चीजों की वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। सेम बेटा यही रेडियस की कैलकुलेशन है, और रेडियस की कैलकुलेशन में हमें ये पता चला बेटा कि इसका रेडियस जो रहती है वो किसके टर्म्स में रहती है बेटा? एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में रहती है। बाकी चीजें नहीं याद रखनी है, इसमें बस इतना बताया है कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं n इक्वल्स टू 1, तो मेरी जो पहली रेडियस आने वाली है बेटा वो 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। पर इतनी डिटेल में बेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस रेडियस पूछा जाए तो वो एंगस्ट्रॉम के टर्म में होती है। और अगर आपसे पूछा जाएगी किसकी रेडियस बेटा? न्यूक्लियस की रेडियस पूछी जाएगी तो वो फर्मी के टर्म्स में होती है। इतनी बात आप याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब यहीं पे बेटा अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो कि 1 बाय टाइम पीरियड होती है, वेलोसिटी 2 पाई r के बराबर होती है। अब यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे, तो डायरेक्ट मैं आपसे कहूंगा बेटा फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू m⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ n³। ये वाली चीज याद रखिएगा, आपके जो एग्जाम में काम आएगा वो ये आएगा कि फ्रीक्वेंसी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो n³ होती है। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट होती है। आपको बस इतना पता होना चाहिए। क्लियर है? यही लाइन आपके काम की है।
अब यहीं पे बेटा हम लोग किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात करते हैं, जहां पे सबसे पहले क्या आ जाता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और ये इसी तरीके से बेटा आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बस इतना बताना चाहूंगा कि ये वैल्यू किस में आ रही है बेटा, पॉजिटिव में। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम वैल्यू आती है, जस्ट उसका हाफ होती है बेटा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में याद करो, जब ऑर्बिटल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं बेटा सैटेलाइट की, तो वहां पे भी आपने देखा है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही थी, जिसके कारण टोटल एनर्जी जो आ रही थी बेटा वो कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी उसका 2 टाइम्स आ जाएगा, तो -m⁴, यहाँ पे 4n² h² ε0², कोई भी एक याद कर लो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आएगा, और इसी को अगर ये नेगेटिव में आया ना, और यहीं पे बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का सम जो निकल के आने वाला है वो क्या दे रहा होता है बेटा, हमें टोटल एनर्जी दे रहा होता है, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, नेगेटिव में। नेगेटिव आना भी चाहिए सर, क्यों नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि बेटा नेगेटिव उसका आना उसके स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल एनर्जी हमारी कैसी है बेटा, नेगेटिव है। सॉरी। इसके बाद क्या आ जाता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आ जाते हैं बेटा। आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन V इज इक्वल्स टू, यहां पे बेटा फ्रीक्वेंसी क्या 1 वेवलेंथ लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू R क्या है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n1² - 1/n2², जहां पे n1 और n2 क्या है बेटा, आपके ऑर्बिटल नंबर है, क्या दिए गए हैं, ऑर्बिटल नंबर। और यहां पे बेटा एक चीज और याद रखना कि 1.1 × 10⁷ किसकी वैल्यू होती है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट की। आर की वैल्यू डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, या तो 10⁷ मीटर इनवर्स, ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे बेटा अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो सबसे पहला n = 1 जब आप वैल्यू डालोगे ना, तो बेटा वहां पे जो एनर्जी आती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब जितनी आपके पास बेटा टोटल एनर्जी होगी, अगर उतनी ही एनर्जी आप पॉजिटिव में प्रोवाइड कर दोगे बेटा, उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कहा जाएगा। तो किसी भी ऑर्बिटल की जितनी बेटा नेगेटिव में टोटल एनर्जी होती है, उतनी ही पॉजिटिव में उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। दैट इज n = 1 पे बेटा -13.6, 2 रखोगे तो 3.4, 3 रखोगे तो 1.5, 4 रखोगे तो 8.5। बेटा ये 3 वैल्यूज आप याद रखना, 3 से ज्यादा रखने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पे आप देखोगे बेटा जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको ग्राउंड स्टेट मिलेगा, फिर 2 रखोगे तो 3.4 मिलेगा बेटा, फिर फर्स्ट स्टेट आ जाएगा बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, फिर -1.51, फिर -0.5, इसी उससे ये चलता रहता है। आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इसमें ये वाला पार्ट याद रखना है जो आपके काम का है। क्लियर है? ये बेटा मैंने फॉर्मूला समझा ही दिया है। अब लेमन सीरीज कहां से शुरू होती है बेटा, n = 1 से लेकर के बेटा इंफिनिटी तक जो चालू हो जाएगी वो आपकी कौन सी कहलाएगी, लेमन सीरीज कहलाएगी। इतनी बात आप लोग याद रखना। क्लियर है? अब इसी के बाद बेटा n = 2 की बात करें, n = 2 से लेकर के इनफाइनाइट सीरीज तक इसको क्या बोला जाता है बेटा, बामर सीरीज बोला जाता है। पास्चन सीरीज क्या हो जाएगा बेटा, n = 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक बेटा पास्चन सीरीज हो जाएगी। और यहीं पे बात करें बेटा 4 पे क्या आ जाती है, बैकेट के बाद आ जाती है पी फंड। ये वाली चीज बेटा आपको क्लियर होगी। मैं आपसे कहूंगा कि वो ना लिख करके बेटर ये है कि आप ये वाली चीज लिख लोगे तो एक ही टेबल के अंदर आपको पूरा कंक्लूजन मिल जाएगा कि लेमन सीरीज बेटा 1 से लेके इन्फिनिटी, बामर 2 से लेके इन्फिनिटी, पास्चन बेटा 3 से लेके इन्फिनिटी, ब्रैकेट 4 से लेके इन्फिनिटी, पी फंड 5 से लेके इन्फिनिटी। और बेटा इनकी ये विजिबल रेंज कहां से कहां तक लाए करती है, ये भी आप जरूर से याद रखेंगे कि ये किस रेंज में लाए कर रहा है बेटा, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड। विजिबल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी किस में आ जाएंगे बेटा, इंफ्रारेड रीजन में आ जाएंगी। और यही बेटा जो आप डायग्राम देखते हैं बेटा, उस तरीके से ये आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, सेम डायग्राम है, जहां पे ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये इस तरीके से दी गई है।
क्लियर है बच्चों? ये डायग्राम बना लीजिएगा बस, और इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है? वैसे वो याद रख लोगे तो उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहां पे बेटा मैं एक्सरे के बारे में समझाता हूं। एक्सरे कैसे करते हैं बेटा, आप ये समझो। यहां पे हमारे पास क्या होता है बेटा, फिलामेंट रहते हैं। फिलामेंट मतलब टंगस्टन का फिलामेंट रह दिया। अब यहां पे बेटा अब अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होते हैं। तो पहले आपने थर्मल एमिशन के बारे में पढ़ा था जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। यहां पे हम लोग जो एमिशन करते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करते हैं, कि क्योंकि यहां पे हमने पोटेंशियल लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा यहां पे अगर वर्क फंक्शन जितना इसे हम हीट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी हाई स्पीड में जाकर के क्या करता है बेटा, इससे टकराता है, इस विंडो से। अब इससे टकराने से हमें क्या मिलते हैं, एक्सरे मिलते हैं। कि हाई एक्सेलरेटेड बेटा इलेक्ट्रॉन जब भी हमारा पास होता है एटम से तो हम क्या करते हैं बेटा, हमें रेडिएशंस मिलते हैं। अब एक्सरे किस प्रकार से मिलने वाले हैं वो मैं समझाऊंगा। यहां पे आप देखेंगे बेटा, कोल्डिश डेवलपमेंट अ थर्मोनिक वैक्यूम एक्सरे ट्यूब इन विच इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय अ थर्मोनिक एमिशन। यहां पे हीट करके बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया। Due to high potential difference, electrons emitted due to the thermonic emission moves towards the target and strikes from the atom of the target due to X-ray produced। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा 1 to 2%। बस बेटा इसमें एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए होती है। अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे बेटा, उसकी इंटेंसिटी बता देंगे। तो यहां पे बेटा दो प्रकार के आपके एक्सरे रहते हैं, एक बेटा इंटेंसिटी कंट्रोल और दूसरा पेनिट्रेशन कंट्रोल। मतलब इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं ना बेटा। कई बार होता है कि हमें इंडस्ट्रीज में यूज करना पड़ता है, तो इंडस्ट्रीज में जब यूज करना पड़ेगा तो बेटा हमारे पास जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। और कई बार होता है जब हमें ह्यूमन बॉडी पे एक्सरे करना होता है तो वहां पे हम इंटेंसिटी कम रखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। इंटेंसिटी एक्सरे की बात करते हैं तो द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फिलामेंट करंट। दस इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट। पेनिट्रेटिंग एक्सरे कंट्रोल की बात करें तो बेटा पेनिट्रेटिंग एक्सरे पावर डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। दस पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा पेनिट्रेट कितना ज्यादा होना है वो ये डिसाइड करेगा, और इंटेंसिटी उसकी क्या, कौन डिसाइड करेगा बेटा, उसका फिलामेंट डिसाइड करेगा। टेम्परेचर से इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस से उसकी पेनिट्रेशन पावर डिसाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेवलेंथ की बात करें तो बेटा 10 से 100 एंगस्ट्रॉम, और ये एक बेटा सॉफ्ट एक्सरे एक हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे बेटा रेडियोग्राफी, जहां पे हम लोग बेटा यूज करते हैं कहां पे सर, ह्यूमन बॉडी पे। और रेडियोथेरेपी, और ये बेटा जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रीटमेंट करना है तो एक्सरे से नहीं होगा ना, वहां पे तो रेडियोथेरेपी करनी पड़ेगी। बहुत हैवी मटेरियल से उसमें देखना है कहीं क्रैक तो नहीं है, तो बेटा उसमें यहां पे हार्ड एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। अब यही एक्सरे बेटा दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है। वो किस पर डिपेंड करता है, कंटिन्यूअस एक्सरे आप समझो बेटा, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जब हम पास करेंगे बेटा तो ये जब इसके पास जा रहा होगा तो ये अभी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, हाँ सर। जब ये इससे दूर जाने लगता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसकी ये वेलोसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर रिड्यूस करेगा तो बेटा जितनी एनर्जी को ये रिड्यूस कर रहा होगा उतना अमाउंट ऑफ फोटोन क्या करता है बेटा, यहां से रिलीज हो जाता है। ये कहानी है किसकी बेटा, कंटिन्यूअस एक्सरे की। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि कंटिन्यूअस एक्सरे में बेटा इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ रिटार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द लैटिस ऑफ द मेटल। जहां पे बेटा अगर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो SC बाय लैम्डा, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा मिनिमम बराबर SC अपॉन EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा ये वैल्यू आती है। वहीं पे बेटा ये इसका डायग्राम रहता है अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे ऑल्सो नोन एज व्हाइट एक्सरे, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दीज स्पेक्ट्रम्स डिपेंड अपॉन दी अप्लाइड पोटेंशियल। बेटा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ये तीनों चैप्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, डुअल नेचर वाला हो गया, एटम्स हो गया, और दूसरा कौन सा बताया मैंने, न्यूक्लियाई। यहां पे बेटा आपके ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है।
कैरेक्टर्स एक्सरे में क्या होता है बेटा, जब यहाँ पे एक हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो यहां से बेटा ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट कर देता है। क्लियर है, जो भी इलेक्ट्रॉन रास्ते में आएगा उसे वो अपने साथ लेके चला जाएगा। अब यहां पे क्या बन जाती है बेटा, जब वो साथ ले जाता है तो यहां पे बन जाती है एक वॉइड। अब इस वॉइड को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा। ऊपर एनर्जी ज्यादा, यहां एनर्जी कम, तो बेटा वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज करनी पड़ेगी उसे, तभी जाकर के वो एक लोअर स्टेट में आ सकता है। When a high accelerating electron strikes with the atom of the target, then knocks out, बेटा पूरे लैटिस से वो उसको निकाल के फेंक देता है, the electron of the orbit. Due to this, vacuum is created. This vacuum of electron jumps from higher energy level to electromagnetic radiation are emitted, which forms a characteristic spectrum. अब बेटा वो कहां से आ रहा है, वहां से बेटा उसको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी और इसी के बेटा अलग अलग सीरीज बन जाती है। क्लियर है। अब बेटा मूजले में आप बस एक छोटी सी चीज याद रखनी, इतनी कहानी नहीं समझनी है आपको, बस ये पता है बेटा रूट ऑफ वी जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है, बस आपको इतनी चीज याद रहना है। मूजले स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज क्लोजली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। बेटा इसकी जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एटॉमिक नंबर की होती है। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है और इसमें कोई भी नहीं पूछा जाएगा। दूसरा बेटा डिफ्रैक्शन की चीज आप और ही ज्यादा बेटर वे में पढ़ोगे जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ रहे होगे। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे इज पॉसिबल बाय द क्रिस्टल बिकॉज ऑफ इट्स इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन द क्रिस्टल लेसर in order to the wavelength of X-ray. It was first verified by the diffraction of X-ray by a Bragg's law. तो यहाँ पे बेटा 2d sin theta is equals to n lambda, ये बेटा d है और ये एंगल है फ्रॉम दी लैटिस। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो ये d क्या है बेटा, स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल, थीटा क्या है, ब्रैग्स एंगल, और फाई क्या है बेटा यहाँ पे डिफ्रैक्शन एंगल। तो बस थीटा की वैल्यू 1, n इक्वल्स टू 1। तो ये बस कंडीशन देख लेना कब पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हर एक सिचुएशन में आपको एक्सरेज मिलने वाले हैं। बेटा मैं लास्ट के 3 यूनिट तो मैं ये कहूंगा कि आप 3 बार रिवाइज करिए। मतलब आप ये समझ लो आपका स्टार्टिंग का कोर्स एक तरफ है, आपका जो एंड का कोर्स है ना फिजिक्स का, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। मतलब आप ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हो ना कि डुअल नेचर हो गया, एंड मैटर हो गया, एटम हो गया, दूसरा न्यूक्लियाई हो गया, तीसरा सेमीकंडक्टर, ये 4 को अगर कर लोगे ना तो आप ये समझ लो कि मोटे मोटे मैं बता रहा हूं इन 4 में से मोटा मोटा आप 28 से लेके 36 नंबर आप अपने स्कोर कर लोगे। सच बता रहा हूं, इतने यहां से इतना हैवी पोर्शन है ये। और कोई भी आपसे कभी भी ये रिकमेंडेशन कहेगा ना, वो सबसे पहले यही कहेगा कि यार शुरुआत मॉडर्न फिजिक्स से ही करिए। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस भी रहते हो और यहाँ पे सवाल गलत नहीं होते, बहुत आसान सवाल आते हैं। थ्योरी में भले ही ये चीज़ बड़ी लग रही हो पर पढ़ने में बेटा ये काफ़ी आसान रहती है। डायरेक्ट फॉर्मूले या वैल्यूज पुट करने पे हमारे आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ तक पढ़ाई करिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी या।